हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MED 008 का सब्जेक्ट है, यानी वो सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। और उन सभी के पास में ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरमेंट, यानी हिंदी में बात करें तो भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उतनी ही रेलिवेंट है या उतनी ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले समय में भी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अभी सेशन को छोड़कर आने वाले सेशन में भी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी उतनी ही फायदेमंद रहने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, आप अपना डाउट्स इसमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर लीजिए इसको। और क्वेश्चन की बात करें तो हर क्वेश्चन आप सभी को बाइलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया गया है। इसमें कुल 30 के करीब क्वेश्चन लगभग बताए गए हैं, जिसमें से आप सभी के एग्जाम में कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, इसके बाहर क्वेश्चन आप सभी के नहीं आ सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीटेड है, मैंने इसीलिए उन लोगों को भी इसको ऐड कर लिया ताकि आपको ये भी पता रहे कि मुझसे सेम चीज़ कैसे घुमा घुमा के पीछे पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें तो हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन ही आपको रिकमेंड करेंगे जो आपको पक्का करके जाना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे घुमा घुमा के कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें आपसे पूछा गया है, पर्यावरण की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरणों की भूमिका कीजिए। तो इसके अंदर आप सभी को इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको उन सभी एजेंसीज के बारे में आपको बताना है जो यूएनओ की है और वो साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। आप इसमें UNEP की बात करोगे, आप इसके अंदर UNFCCC की बात कर सकते हो, या फिर UNFCCC को छोड़ के अगर आप देखें तो स्पेशली आपको अगर मेजर कंसर्न की बात करें तो आप इसके अंदर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसके बारे में आपको मेनली बताना है। तो इसमें कौन कौन सी एजेंसीज हैं, इसके अलावा अगर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत सारे सम्मेलन करवाए जा चुके हैं जिसके अंदर पर्यावरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को, देश की सरकारों को चेतना जगे और साथ ही साथ वो जितना जल्दी हो सके पर्यावरण क्यों हमारे लिए एक मेजर समस्या, एक बड़ी समस्या बन गई है, इसके बारे में उनको बताती है। तो यहाँ पर हमने सबसे फर्स्ट चीज क्या देखी कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या काम कर रही है। आप यहाँ पर कहोगे कि UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का विकासीय कार्यक्रम, इस नाम की संस्था को बनाया गया। और ये संस्था बेसिकली जो है आपका रियो समिट 1992 में इसके बाद से काफी ज्यादा एक्टिव हमको दिखती है। इस समिट में हमने ये देखा कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण है एक बड़ी समस्या बन गई है और वो किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि सभी देशों के लिए है। रियो समिट में आप लोगों को पता है अर्थ समिट भी कहा जाता है और उसके अंदर देश दुनिया को केवल यही बताने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से हमारा संसार जो है धीरे धीरे पर्यावरण से उसका संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तो आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है कौन कौन सी एजेंसियां क्या क्या काम कर रही है, मैंने आपको बताया। आपको इसके अंदर स्पेशली UNEP, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ द्वारा बनाए गए, चाहे आप इसके अंदर जितने भी इसके सम्मेलन हुए हैं, क्लब ऑफ रोम की बात कर सकते हो आप इसके अंदर, या फिर आप और भी अन्य जो हमारी संस्थाएं हैं उनके बारे में भी आप बात कर सकते हो। UNFCCC, इसके बारे में भी आप क्या हो बात कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप सभी को पक्का करना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर देखो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल क्यों आता है, मैं आप लोगों को दिखा दूं ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल क्यों बन जाता है, पहले मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ। तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर सिंपली जैसे कि ये पेपर है आप लोगों के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेपर आप आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, पहले देख सकते हो इसको कि ये पेपर अभी रिसेंटली हुआ है आपका जून 2023। पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न ये है, आप सभी को पता होना चाहिए पेपर के बारे में, मैंने वीडियो तो बना ही रखी है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पेपर का पैटर्न भी देखिए
कि भाई 2 घंटे का पेपर होता है, आपको सेकंड ईयर का पता है 50 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर आप लोगों को नीचे दिखेंगे टोटल 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन को ही करना है। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिखेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये अब की बारी केवल ऐसा देखने को मिला है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और छठा क्वेश्चन, सातवां, आठवां। लेकिन ये पेपर बहुत मुश्किल बना, क्यों मुश्किल बना? देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हर एक क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो 2 पार्ट बने हुए हैं। बच्चों को दिक्कत क्या आई कि पहला पार्ट आता था तो ये नहीं आता था, ये आता था, इसमें एक आता है तो दूसरा नहीं आता। फिर इसके अंदर ही आप और भी देखोगे, इसके अंदर तीसरा आता है तो चौथा, इसमें भी ऐसा दिक्कत हो रहा था बच्चों को। एक तो ये दिक्कत आ रही है पेपर में, पेपर इस हिसाब का बनता है और आपको 5 क्वेश्चन करने कंपलसरी है ही है। तो यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, आप इस साल से पहले, यानी अगर हम बात करें जून 2023 से पहले के पेपर देखोगे जितने भी, तो उन सब पेपर में आपको केवल 3 ही क्वेश्चन दिखेंगे, केवल 3 ही क्वेश्चन। और उसमें 3 ही क्वेश्चन में आप लोगों को जो ऑप्शन होंगे वो बहुत कम मिलते हैं, ऑप्शन कम मिलते हैं इस वाले अंदर, पेपर के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मुश्किल थोड़ा सा बन जाता है। लेकिन आप लोगों ने ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन किए, आपको कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी। आप सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन पक्का करके जाना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या क्या, या संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी जो है वो क्या क्या कर रही है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले भूमंडलीकरण के विभिन्न पहलुओं को बताइए। सबसे पहले भूमंडलीकरण, अगर आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता तो आप लोग पहले ग्लोबलाइजेशन को देखिए, क्योंकि मेरे लगभग 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस वीडियो को देख लिया है। ग्लोबलाइजेशन है क्या, आप इसको समझिए। अब पर्यावरण पे प्रभाव क्या पड़ रहा है मैं आपको बताता भी हूँ, ऐसा नहीं कि आप वहीं पर जाओ, यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर भी समझेंगे कि भाई भूमंडलीकरण का मतलब होता है भाई संसार जो है वो किस प्रकार से आपसी सहयोग के कारण एक दूसरे के निकट आता जा रहा है। संसार में दुनिया किस प्रकार से दूसरे से सहयोग करने के लिए सामने आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसके बारे में ही बात कर रहे हैं कि विश्व में आज बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो दूसरे देशों में क्या कर रही है, अपने ट्रेड को बढ़ा रही है, जा रही है। अब ट्रेड बढ़ाने के लिए वहां पर कंपनियां जा रही है, फैक्ट्री स्थापित हो रही है और वहां पर अलग अलग तरीके की चीजों का पर्यावरण को हार्श करने वाली प्रॉब्लम्स निकल कर हमारे आ रही है। वो वहां पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रही है, वो वहां पर उस देशों में जो रिसोर्सेज है उसको समाप्त कर रही है। वो उन देशों के अंदर अगर आप देखोगे तो उन देशों के अंदर अलग अलग तरीके का प्रदूषण कर रही है। तो ये सारी की सारी समस्या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये 3 प्रॉब्लम जो है मेनली हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है, ये एक देश की कंपनी जब दूसरे देश में जा रही है, अपना बिजनेस कर रही है, इसको केवल आर्थिक रूप से, धन के रूप से ही फायदा नहीं हो रहा, बल्कि हम इसके अंदर ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो एक देश से दूसरे देश में जा रही है और दूसरे देश में उसका जाने का मेन पर्पज ये है कि वहां पर वो उन देशों के संसाधनों को यूज करे और उन देशों में वो उन संसाधनों को यूज करने के बाद में अपने प्रोडक्ट को बनाकर उन देशों में भी बेच पाए। और इनके संसाधन जो है कम खर्च हो, दूसरे देशों में ही बेचना है, उसी देशों में फैक्ट्री लगाई, उसी देश का संसाधन यूज किया और उसी देश में बेचकर प्रॉफिट गेन करके केवल अपने देश में ले आए। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन तेजी से खत्म होते जा रहे हैं, एक प्रभाव ये दिख रहा है। ये अलग अलग तरीके की गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, भूमंडलीय ताप को बढ़ा रहा है, जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, या फिर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के प्रदूषण की बात है। तो ये आप इन पॉइंट्स को इसके अंदर आप लिख दोगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण एक मौलिक अधिकार है। आप सभी को बताया भारतीय संविधान में ये बात क्लियरली मेंशन की गई है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए इस तरीके से कार्य करेगी कि वो एक स्वच्छ पर्यावरण का, स्वच्छता से बनाए रखने का उसका अधिकार है। सरकार इसके लिए कार्य भी करेगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस चीज को बकायदा मेंशन किया गया है। जो भी गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज बनाएगी वो इस प्रकार की पॉलिसी बनाएगी तो पर्यावरण और लोगों के हित के लिए, दोनों के लिए हो। ऐसी पॉलिसीज को नहीं बनाएगी जिससे पर्यावरण जो है वो कैसा हो, खतरे में आ जाए या फिर पर्यावरण की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो। क्योंकि पर्यावरण का जब तक सस्टेनेबिलिटी या फिर जब तक पर्यावरण बना रहेगा तक हमारे देश में लोगों को समस्याएं नहीं होगी। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको भी करके जाना है, पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसके आगे मैं आईएमपी लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको पक्का। सबसे पहली बात तो भूमंडलीकरण को कैसे परिभाषित किया जाएगा।
सबसे पहले भूमंडलीकरण कैसे पारिस्थितिक प्रणाली या पारिस्थितिक तंत्र को किस प्रकार से क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि भाई वहाँ का पर्यावरण जिन परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, ये उनका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अगर आपने देखा होगा कि जो जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अपने ऊर्जा के लिए, अपने खाने के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने फूड के लिए वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अगर किसी चीज का भी एक इम्बैलेंस होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं पूरे पूरे क्षेत्र का जो पारिस्थितिक जो एक संतुलन बना हुआ था पर्यावरण के साथ में और वहाँ की प्रकृति का, वो संतुलन बिगड़ जाता है। इसे हम पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे भूमंडलीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे दूसरे देशों की कंपनी हमारे देश में आ रही है, और साथ ही साथ में तेजी से जंगलों को, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। और इन फॉरेस्ट को काटने के बाद में वहां पर या फिर ऐसे इलाके जहाँ पर अभी बाजार डेवलप नहीं है या फिर इनको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकता है, जगह पर वो लगातार इंडस्ट्रीज को स्थापित करने में लगी हुई है। सभी को ये याद रखना है कि भूमंडलीकरण आखिर है क्या, तो भूमंडलीकरण किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज पर्यावरण या और समस्या कर रहा है, पारिस्थितिक तंत्र को भी ये पूरी तरीके से इम्पैक्ट कर। ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखा, साथ ही साथ में आपने ये वाला क्वेश्चन देखा, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है। बस इसमें क्या कह रहा है, पर्यावरण पे कौन कौन से प्रभाव पड़े, तो इस पर्यावरण के अंदर प्रभाव में ही आप देखोगे तो ये पारिस्थितिक तंत्र वाला प्रभाव है। तो वही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर उसका एक छोटा सा हिस्सा पूछा गया है। अगर आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ने की, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपसे पूछा गया है प्राकृतिक आपदाओं की उत्पत्ति का कारण। कंफर्म क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो भूकंप के बारे में आएगा, बाढ़ के बारे में आएगा, सूखा के बारे में आएगा, या फिर आपसे चक्रवात या सुनामी के बारे में पूछेगा कि इसके आने के क्या कारण होते हैं और साथ ही साथ में इसके क्या प्रभाव होता है। जैसे भूकंप का एक एग्जांपल लेते हैं, तो भूकंप के आने के क्या कारण होते हैं। आपको पता है पृथ्वी के नीचे भूगर्भिक प्लेटें, जब वो प्लेटें आपस में टकराती है कि वो हमेशा गतिमान है। पृथ्वी में आपको पता है हम भी गतिमान है, लेकिन हमारा जो गति है वो बहुत ही स्लो होता है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। आपको पता है पृथ्वी क्या कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, घूम रही है लगातार, और उसके घूमने का जो स्पीड है, जो उसका मूवमेंट का स्पीड है, वो बहुत स्लो है। तो उस बहुत ही स्लो होने की वजह से हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन पृथ्वी की जो धरती के नीचे जो प्लेटें हैं, वो प्लेटें भी इसी तरीके से गति करती है, लेकिन कई बार वो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, और उस वाइब्रेशन के कारण कई बार भूकंप आता है। ये भूकंप दो तरीके के तरंगों से आता है, एक पी तरंगे और एक जो पी तरंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इसे प्राइमरी या फिर प्राथमिक तरंगे कहते हैं, और एस तरंगे जो है इसे हम सेकेंडरी या नॉर्मल। ध्यान रखना है आप सभी को, भूकंप आने के बाद में कई तरीके के नुकसान होता है, जिसमें जान माल की हानि होती है। साथ ही साथ में बहुत बारी धरती की जो आकृति है उसमें भी कई बार हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्या कंफ्यूज नहीं होना है। और बाढ़ के बारे में पूछा जाए तो बाढ़ के बारे में लिख सकते हो, कई बार अत्यधिक वर्षा के कारण, बांध को टूटने के कारण आ जाता है, उसके क्या क्या प्रभाव है। तो ये क्वेश्चन एक बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है। आप पहले क्वेश्चन ही समझिए कि क्या क्या क्वेश्चन आने मेरे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीडियो आप इसलिए देख रहे हो ताकि आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चले। आंसर्स के लिए आप लोगों को सेपरेट वीडियोस मिलेगी, आप उन सेपरेट वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिए, या फिर आप जिस भी बुक से पढ़ना चाहते उस बुक से सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून। इन्हीं 3 सिद्धांतों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के कौन कौन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम पर्यावरण से जुड़े हुए कानून देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से जुड़े 3 कानून है। सबसे पहली बात तो जो हम विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, उस उत्सर्जन को पहली बात तो कम करने की कोशिश करें। पहली बात तो इस सिद्धांत की बात हुई है। दूसरी बात, प्रत्येक देश की कुछ भूमिका है, तो उस देश की सरकार इस चीज को सुनिश्चित करे कि वहाँ की मौजूद इंडस्ट्रीज या फिर वहाँ के रह रहे लोग जो है वो पर्यावरण के जो पारिस्थितिक तंत्र है उस तंत्र को नुकसान ना पहुंचाएं, जिससे कि पर्यावरण का नुकसान अगर किसी एक देश में हो तो उसका प्रभाव केवल उस देश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसे हम दूसरे देशों पे भी देखते हैं कि उसका प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में पर्यावरण को सहयोग होना चाहिए। पर्यावरण के मामले में हर एक देश की सरकार क्या करे, एक दूसरे से तालमेल बनाकर, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके काम करे, तथा ऐसे देश जहां पर पर्यावरण की अधिक संभावनाएं हैं नुकसान होने की, या फिर जो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है उस पर कुछ अधिक प्रतिबंध भी लगाना चाहिए, ताकि उसकी इस जो प्रॉब्लम्स हैंगी पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की, उसका असर दूसरे देशों पे भी
एक आपको मिलेगा हरित विकास क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित विकास की रणनीति। हरित विकास का मतलब क्या है कि हम इस तरीके से विकास करें कि हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है वो एक तो ज्यादा खराब भी ना हो, क्योंकि ज्यादा प्राकृतिक संसाधन खराब होंगे तो भविष्य में उसका यूज नहीं कर पाएंगे। सेकंड चीज, हमारा विकास जो है वो, जो विकास की गति है वो कम भी ना हो, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो हरित विकास की रणनीति का मतलब है कि हम अपने मौजूद जो वन है उनको इस तरीके से सुरक्षित करें, संरक्षण करें, ताकि वो पर्यावरण को नुकसान ना। दूसरी बात कि भाई इसके अपनाने के क्या क्या फायदे होंगे। अब देखो कई सारे फायदे होंगे। विकास का जो क्रम है वो काफी लंबे समय तक का पहला फायदा ये होगा, संसाधनों को हम अपने संरक्षित कर पाएंगे, दूसरे देशों से चीजों को आयात नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में भविष्य में हम अपनी उन बनाई हुई वस्तु से एक लाभ भी कमा सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने में ये काफी हद तक हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और ये किस तरीके से क्वेश्चन आता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मद्देनजर, देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आपसी सहयोग बना रहे, युद्ध जैसी स्थिति ना हो। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, महामारी आ गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो एकजुट होकर कैसे सभी देश क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। उनमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी घोषणाएं और उसमें कौन कौन से, इसकी चर्चा करनी है। और इसके फलस्वरूप पर्यावरण की जो जो वार्ताएं हैं, इन सभी वार्ताओं को भी हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस वाले कॉन्सेप्ट में। और पर्यावरण की स्थिति को सुधारने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय कही है। और कौन कौन से सम्मेलन, तो इसमें रियो सम्मेलन की बात करेंगे, हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे, इसके अंदर बाली सम्मेलन की बात करेंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करेंगे, इसमें जोहान्सबर्ग सम्मेलन की बात करेंगे, इसमें आपका पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस एनवायरमेंट सम्मेलन, ये सारे के सारे सम्मेलन इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी संधियां हैं और वार्ताएं इसके इतिहास में बताएं। इसमें आपको ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट के बारे में वर्णन करना है, आपको क्लब ऑफ रोम के बारे में वर्णन करना है, आपको अवर कॉमन फ्यूचर नाम की जो रिपोर्ट छपी थी आपको इसके बारे में वर्णन, आपको बताना है कि किस तरीके से 1992 में भाई रियो सम्मेलन हुआ, उसके बाद में फिर हम देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, फिर उसके बाद में आगे चलकर बाली सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन और अलग अलग प्रकार के जो हमारे क्या हुए सम्मेलन हुए, उन सभी के बारे में आपको इसमें क्या करना है, चर्चा करना है। आप सभी को याद रखना है। तो आप इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप इसके बारे में बता देंगे। आप सेपरेटली, मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप एक वीडियो और देखना जो कि आप लोगों को मिल जाएगी, और मैं उस वीडियो को आपको दिखा भी देता हूँ, उसका लिंक आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जो वीडियो है वो वीडियो ये है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे 5000 से ज़्यादा बच्चों ने देख लिया है इस वीडियो को, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, 2x की स्पीड से देख लेना कि जल्दी आपको ख़त्म करना है इसको। और 1 घंटे में मैंने आपको मैक्सिमम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी की सारी इसके अंदर कवर करवाई। आप इसको ज़रूर देख लेना ताकि आप लोग छूट ना जाओ। चलो यहाँ पर आप देख लो, आप यहाँ पर हमने अगली चीज़ बताई है विषैले अपशिष्ट के बारे में। विषैले अपशिष्ट किसको कहा गया है? ऐसे अपशिष्ट जो पर्यावरण को सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं और उनसे निपटने का क्या वर्णन है। सबसे पहले हम बात करें, हम यहाँ पर बात करेंगे प्लास्टिक, इसकी बात करेंगे हम प्लास्टिक की। प्लास्टिक एक विषैला अपशिष्ट है जिसे अगर हम धरती के नीचे दबा दें तो भी यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमारी जमीन बैरन बंजर हो सकती है। अगर हम इसको जलाते हैं तो हमारी वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है और ये पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं होता। और बहुत सारी तरीके हैं, अगर हम इसको ऐसे खुले में फेंक देते हैं, बहुत सारे जानवर या और ऐसे होते हैं जो खाकर भी उनको बीमार या फिर अलग अलग तरह की समस्या होने सकती है। तो आज के ज़माने में अलग अलग तरह की चीज़ें की जा रही है, जैसे इसे ऐसे इलाकों में उपयोग किया जा रहा है जहाँ पर पत्थरों की जगह पर जैसे सड़क बनाने के लिए की गिट्टियाँ बनाई जा रही है। तो अलग अलग तरीके से विषैले अपशिष्ट जो है इसका निपटान किया जा रहा है। या फिर हम कह सकते हैं ऐसी जगह जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती, बिल्कुल ख़राब जगह, तो उस जगह पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। या फिर ऐसे उद्योगों पर हम अधिक से अधिक फाइन लगा दें या फिर उसको मिनिमाइज़ करने की भी कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, गैर सरकारी संगठन को परिभाषित। पहले गैर सरकारी इसे कहते हैं, गैर सरकारी संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो जनता के हित के लिए कार्य करते हैं परंतु जिनका नाम गैर सरकारी संगठन है या फिर
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझ, गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई हेल्प नहीं मिलती, बल्कि ये जनता की हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि ये ट्रस्टीज होते हैं, इनकी मदद ही जनता के द्वारा, अमीर अमीर लोगों के द्वारा कर के रूप में इनको पैसा मिलता है, और वो फिर इस चीज़ को दिखाते हैं कि हम जनता के हित के लिए किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। वो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। गैर सरकारी संगठन की रचना को समझाने वाले इन 3 दृष्टिकोण को बताइए। ये पहला दृष्टिकोण तो ये है कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन उपलक्ष्य में बनाया गया है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि इन्हें सरकार द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी जाती, और तीसरी बात ये है कि सरकार की जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके ये जनता के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी प्रयास करती है। आप ये कह सकते हो। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ऊपर वाला जो ये क्वेश्चन था गैर सरकारी संगठन, ये भी इंपॉर्टेंट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है विश्व बैंक के निर्माण के उद्देश्य बताना है। विश्व बैंक क्लियर है, विश्व बैंक होता क्या है? विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वो संस्था, एक वो बैंक है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रही है, लगातार देशों की सरकारों को ऋण देती है ताकि वो अपने देश में गरीबी कम कर सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर सहयोग करवाती है, आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करती है, और पर्यावरण के क्षेत्रों में क्या कार्य कर रही है। तो ये ऐसे देशों की सरकारों को ऋण दे रही है जो पर्यावरण को संरक्षण करने में मदद कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये ऐसे देश जो कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित कर रहे हैं उनको एक अलग ही काउंटर कर रही है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको पर्यावरण में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान ना हो इसके लिए उनको अलग कर रही है। मैंने देखो चिल्का के बारे में, एक आंदोलन भारत में आएगा ही आएगा, कौन कौन सा, जैसे यहाँ पर चिल्का बचाओ आंदोलन है, ये क्या होगा आपका चिपको आंदोलन, एक आपका होगा विश्नोई आंदोलन, एक आप सभी का होगा सरदार सरदार सरोवर आंदोलन, एक होगा आप सभी का तेहरी तेहरी आंदोलन। मैंने इन सभी के बारे में आप सभी को वीडियो के अंदर चर्चा कर रखा है, वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी देखिए कि उसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा करने में जो भारतीय न्यायपालिका है उसकी भूमिका का वर्णन करें। उदाहरण के तौर पर किन्हीं 2 केसों का भी आपको, तो इसमें केस के बारे में तो मैंने उस वाली वीडियो में बता रखा है, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप वीडियो देखोगे तो आपकी वीडियो ऑलमोस्ट अभी ही 22 मिनट की हो चुकी है। मैं इसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि भाई इसके अंदर हम कंटिन्यू आगे ये देखते हैं कि भाई जो पर्यावरण है, पर्यावरण को सुरक्षित करने में एक तो हमारे भारतीय संविधान में भी वर्णन किया गया है, और जब बहुत ज़्यादा पर्यावरण आंदोलन हुए हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जैसे आप सभी के पास सरदार सरदार सरोवर का एग्जाम्पल है, तो उसके लिए न्यायिक प्राधिकरण बनाया गया जिसमें न्यायपालिका ही अपनी मुख्य भूमिका निभा रही थी। इसमें न्यायपालिका ने बताया कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये आंदोलन सही हो रहा है, पर्यावरण से इनकी भूमिका छिन रही है, तो इन लोगों के लिए सरकार ने किया भी। तो पर्यावरण की सुरक्षा में सरकार को बार बार न्यायपालिका की अपनी तरफ से जो भी फैसले दिए जाते हैं ताकि वो इको फ्रेंडली रहे, वो सभी को फायदेमंद पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पृथ्वी के वायुमंडल के ओजोन परत, ओजोन लेयर जो है जिसे हम O3 से डोनेट करते हैं, इसके हार्श होने के क्या कारण है? इसके हार्श होने के लिए सबसे बड़ा कारण CFC गैस। CFC गैस आखिर कौन सी गैस होती है? इसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में समझ सकते हैं। ये वो गैस है जो हमारे पर्यावरण को लगातार गर्म कर रही है, लगातार हमारे ग्लेशियर गर्म होने की वजह से पिघल रहे हैं, और साथ ही साथ में सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावाइट रेज है वो धरती पे आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ओजोन परत में छिद्र होने की वजह से, सूर्य की अल्ट्रा रेज आने की वजह से, और जो जिसे हम हिंदी में पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता खराब हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं उपजाऊ क्षमता हो रही है। लोगों को स्किन डिजीज जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं लोगों के। इसके अलावा जो हमारे तापमान को भी गर्म कर रही है ये ओजोन परत में छिद्र होने की वजह से, CFC गैस के बढ़ने की वजह से, और तापमान बढ़ने की वजह से जो हमारा ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघलने की वजह से नदियों के माध्यम से सारा जल प्रभावित होकर वो समुद्र में जा रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं जो तटवर्ती या निकटवर्ती इलाके हैं समुद्र के, उनके डूबने की संभावना बहुत अधिक बन रही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के किन्हीं 5 सिद्धांतों को बताइए
तो हमने 3 सिद्धांत बताए थे, इसमें 5 सिद्धांत बताना है। ऊपर वाला ही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, तो को ध्यान रखना है। मैंने बताया था चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, टेहरी बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर आंदोलन, ऐसे आपके एक आंदोलन आपके पेपर में पक्का पूछा जाएगा, तो आपको ये आंदोलन दिए जाने ये पेपर में 100% एक न एक के बारे में एक न एक आपसे जो हमारा आपदा है ये पक्का पूछा जाएगा। आप सभी को पता है आपदा 2 तरीके की होती है। आपदा क्या होती है? आनन-फानन या एकदम से घटी हुई घटना जिससे मनुष्य की जान-माल की हानि हो। आपदा 2 प्रकार से हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं आपदाओं को। पहला प्रकार अगर हम बोलें तो ऐसा है जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। दूसरा मानव निर्मित है। मानव ने भी बहुत सारे ऐसे जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए हैं, प्रकृति को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से कई बारी हमें जो है आपदा आती हुई दिखती है और जिसमें बहुत सारे जान-माल दोनों की हानि होती है। जान-माल के आने का मतलब है जिसमें लोगों की जान भी जाती है और माल का मतलब बहुत सारी संपत्ति या पैसों का भी नुकसान। तो यहाँ पर जैसे लैंडस्लाइड हो जाता है, लोग बाग पहाड़ों पे आज पकड़ काट-काट कर रास्ते बना घर बना रहे हैं, तो लैंडस्लाइड हो जाता है, तो वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, हम डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब डैम टूट जाते हैं, तो बहुत सारे इलाके ऐसे डूबने की कगार पे आ जाते हैं। तीसरी बात अगर हम देखें मनुष्य ने भई डिफॉरेस्टाइजेशन करना शुरू कर दिया है, जंगलों को काटना शुरू कर दिया है, जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया है। इससे भी एक प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सामने मनुष्य द्वारा निर्मित है और प्राकृतिक जो प्रकृति। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। रियो रियो घोषणा क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए 1992 में ब्राजील का एक शहर रियो डी जनेरियो में एक समिट हुआ जिसे रियो समिट कहते हैं। इसे अर्थ समिट या फिर पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा करवाया गया सबसे पहला और बड़ा सम्मेलन था। का मतलब उस टाइम का सबसे बड़ा सम्मेलन था जो पर्यावरण के कंसर्न को लेकर था। इसमें विकसित, विकासशील और अल्पविकसित अधिकतर देश के जो प्रतिनिधित्व थे वो शामिल हुए थे और तथा इसका मूल उद्देश्य ये था कि किस तरीके से मनुष्य पर्यावरण को हानि पहुंचाता, इसके बारे में इसके अंदर दर्शाया गया था। साथ ही साथ में 3 मुद्दे ऐसे थे जिन पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। एक तो जलवायु परिवर्तन, दूसरा जैव विविधता और तीसरा वन, यानी वनों की कटाई, उसके ऊपर भी था। और साथ ही साथ इसमें 21वीं शताब्दी के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारण किए गए थे जिसे एजेंडा 21 कहते हैं। एजेंडा का मतलब लक्ष्य और 21 का मतलब है 21वीं शताब्दी से। तो रियो सम्मेलन में 21वीं शताब्दी के लिए कुछ लक्ष्य पहला लक्ष्य आप देखोगे 5 साल बाद था 1997 में, जब हमने देखा कि जापान का एक शहर जिसका नाम था क्योटो, क्योटो में एक प्रोटोकॉल हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं 97 में। और ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन हो रहा था और ग्रीन हाउस गैसों से आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो हो रहा है, तो 2 चीज़ों को हो रहा था। पहला ओजोन परत को, दूसरा हमारी जो जलवायु है वो बहुत गर्म हो रही थी जिससे जल या जो भविष्य में वाटर हम स्टोर वाटर हमारा पहाड़ों पर है ग्लेशियर के रूप में वो खराब होता जाता है, ये प्रॉब्लम। तो रियो +5 का मतलब है रियो के 5 साल बाद जो सबमिट हुआ उसमें हम कहाँ तक पहुंचे, हम पर्यावरण को कहाँ तक सुरक्षित करने में सफल रहे। और रियो +10 का मतलब है भाई जो 2002 में जो पर्यावरण को लेकर सम्मेलन हुआ उसमें हम कहाँ तक पर्यावरण को जो है सुरक्षित कर पाए। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? जलवायु परिवर्तन पे बात करनी थी। इसके अलावा तो किस तरीके से जैव विविधता बहुत तेजी से नष्ट होता जा रहा है तो उसको सुरक्षित करने की बात हुई थी। और अगर हम बात करें काफ़ी तेज़ी से जो हमारी पेड़-पौधे हैं उनको काटा जा रहा था, उसको भी सुरक्षित करने की बात हो रही थी। पहला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSD क्या है और साथ ही साथ में इसकी क्या भूमिका है? 1992 में रियो सम्मेलन की सूची में, यानी रियो सम्मेलन की जो सूची 21 कहते हैं या कार्य सूची के 4 अनुभागों का संक्षिप्त वर्णन करना है। शॉर्ट में आपको CSD के बारे में बताना है और एजेंडा 21 के कुछ पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बता रखे हैं वो वाले पॉइंट्स करने वीडियो में वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें जैव विविधता से क्या आप समझते हैं? तो जैव विविधता बाय सोल सॉल्यूशन सर्च करोगे लगभग लाखों बच्चों ने ये वीडियो देखी है, आप ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि जैव विविधता पर क्यों संकट हो रहा है, पहली बात ये। और दूसरी बात हमने उस वीडियो में ये भी देखा है कि जैव विविधता की वजह से कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे सामने आ रही है और उन चुनौतियों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको सजेशन भी देना है। तो वो वाली वीडियो आप देखिए क्योंकि उसके अंदर लाखों बच्चों ने देखा है, बहुत
अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आपको जो भी वीडियो क्वेश्चन का नहीं मिलता, डायरेक्टली सर्च कीजिए टॉपिक का नाम, जैसे जैव विविधता बाय सोल सॉल्यूशन, लास्ट में वो सर्च करते बाय सोल सॉल्यूशन, को ये सर्च जरूर करना है, अदरवाइज आपको ये हो सकता है टीचर आपको ऐसा पढ़ाए, लेकिन उसमें से क्योंकि आप लोगों को पता है आपके क्वेश्चन जो है वो लगभग लगभग या फिर 10 नंबर से कम है, तो इतना तो मैंने बता रखा है, हमसे उससे ज़्यादा बना के भी लिखोगे, कुछ ऑथेंटिक डाटा भी लिखोगे, और मैंने आप वहाँ पर इतना बता रखा है कि आप 20 नंबर में भी लिख दो तो भी कम ना। हरित व्यवसाय क्या है? हरित व्यवसाय का मतलब है हमें एक ऐसे व्यवसाय को करना है जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। और हरित उपभोक्तावाद का मतलब कि पर्यावरण में जो कंज्यूमर्स है, वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण को अधिक से अधिक रूप से सुरक्षित रखा जा सके, इसके लेकर आप इस वाले को इग्नोर नहीं, ये क्वेश्चन भी, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखोगे ब्रिटेन वुड्स संस्था, अब ब्रिटेन वुड्स संस्था बोलोगे बच्चा सोचेगा नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं है। क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों ने और साथ साथ जो युद्ध में जीते हुए संस्था, उन्होंने एक चीज को महसूस किया कि भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापारिक व्यवस्था थी बिल्कुल खराब हो गई। बहुत सारे देश ऐसे थे जो पहले ताकतवर थे, अब वो बहुत कमजोर हो गए। इसके बाद तीसरी बात करें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, जिन्हें आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा पैसा या ऋण की जरूरत होगी, जिससे उनका देश विकास करेगा। तो जीते हुए युद्ध के देशों ने क्या किया, एक ऐसी संस्था की कोशिश जिसके तहत वो आर्थिक रूप से अगर किसी देश को ऋण चाहिए हो या विकास में उन्हें साथ चाहिए हो, तो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली में 3 संस्था बात हुई। पहली बात तो WB, जिसे हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, आप सभी IMF, जिसे हम इंटरनेशनल या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और तीसरा बोलते हैं हम, ये ITO में कुछ कमी थी जिसकी वजह से अमेरिका की सीनेट ने इसको पास नहीं होने दिया, और इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। शुरू में ये दोनों लागू हो गए, ये लागू नहीं हो पाया, इसकी वजह से ही आगे चलकर क्या किया गया, कैट, GATT, इसमें जो परिवर्तन किए गए, और उसके बाद में नाम परिवर्तन कर दिया गया जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैक्स, ये नाम रखा गया। और आप जानते हो 1 जनवरी 1995 इसका नाम रख दिया गया WTO, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी क्या भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपको ये बताना है। मैंने इन सब पे ही वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने देखा है सब पे वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए कि किस मंडलीकरण ने विकासशील देश में असमानता बढ़ाई। मंडलीकरण के कारण बहुत चीजें अच्छी हुई है, जैसे विकसित देशों की टेक्नोलॉजी विकासशील देशों में पहुंच रही है, विकासशील देश से बहुत सारे लोग काम व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए या अवसरों के लिए विकसित देशों में जा रहे हैं, और वहां पर से बहुत ज्यादा फायदा कमाकर अपने देश ला भी रहे हैं, अपने देश के अंदर की करेंसीज को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ से फायदा हुआ है, विकसित देश और विकासशील देशों में तो दूरियां बढ़ती जा रही है। विकसित देश अधिकतर विकासशील देशों में जा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को लगा रहे हैं, और यहाँ से अधिक प्रॉफिट गेन करके अपने देश में। दूसरी चीज, विकसित देश जो है इन्हें सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं इन देशों में, इन देशों में वो अपने सस्ते श्रमिक साथ ही साथ जो कच्चा माल है वो यहीं से प्राप्त करके यहीं के लोगों में बेच देती है या विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं। तो उससे क्या मिलता है, इन फायदा ज्यादा होता है, अपने देश में पास में लेबर महंगी है, संसाधन का भी बहुत ज्यादा दोहन होगा, और साथ ही साथ में अपने देश की सरकारें जो है विकसित देश इनको ऐसे इंडस्ट्रीज लगाने की अनुमति नहीं देती, जिसकी वजह से विकसित देशों में लगातार अपने व्यापार को करती है ताकि वहां से वो अधिक से अधिक लाभ। तो दोनों देशों में अलग अलग बातें हैं आज के मॉडल को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के ये है, भूमंडलीकरण के कारण किस प्रकार एक तंत्र विघटन हुआ। ये क्वेश्चन ऊपर आया था सेम टू सेम, लेकिन क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है। मैं आपको एक बात कही थी, क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि पहले आ चुके होंगे, लेकिन उसको कैसे बदल के पूछता है। तो क्वेश्चन आपको ऊपर समझा चुका हूँ। अब ये भी बताना है आपको, भूमंडलीकरण के कारणवश भारत में हो रहे जो है बीज आत्महत्याओं को बंद करना। बीज आत्महत्याओं का मतलब ये है कि किसान जो भूमंडलीकरण के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं भाई, बहुत सारे किसान आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमंडलीकरण के कारण हमारे देश की, पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा हमारे देश से भी क्या होता था, सामान दूसरे देशों में जाया करता था, लेकिन आज विकसित देशों ने इतनी अधिक कृषि में उन्नति कर ली है कि जो विकासशील देश है वो अपने वस्तु को इंटरनेशनल बाजार में दूसरे देशों में इतना प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहे।
क्योंकि विकसित देशों के पास में अच्छी किस्म की तकनीकें हैं, तो वो उन अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक प्रॉफिट को गेन करने की, और विकसित देश को ही अधिक से अधिक लाभ मिलता है। आप सभी को ये भी याद रखना है। हमारे जो किसान है वो उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, एक क्लियर ये बात तो आपको होनी चाहिए। दूसरी नंबर की अगर मैं बात करूँ आप सभी के सामने, तो जितने भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए किसानों को इतनी सब्सिडी नहीं मिलती जितनी दूसरे देशों की सरकारों से मिलती है। तो ये भी हमारे किसान के लिए कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अपनी पर्यावरणीय समस्याओं का निदान के लिए दक्षिण एशिया के देशों ने क्या उठाए? दक्षिण एशिया के देशों ने वैसे तो ज़्यादा बड़े कोई कदम नहीं उठाए। हम इसमें सार्क के बारे में बात करेंगे। इस सार्क के देशों ने हमने कैसी बात करी? हमने कहा है कि संसाधनों का अधिक दोहन नहीं करेंगे। सार्क देशों ने कहा है कि आपसी सहयोग को बढ़ाएँगे, कच्चे माल को हम एक-दूसरे से लेन-देन की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ में क्योंकि यहाँ पर ही विश्व में, एशिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाले आपको 3 देश, भारत, चीन, पाकिस्तान और इसके बाद में बांग्लादेश, ये देश ऐसे हैं जहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, और बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से विश्व में सबसे ज़्यादा पर्यावरण जो दोहन है, इस क्षेत्र में इम्पैक्ट पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहीं पर ही चीप लेबर मिल जाती है, जिसकी वजह से अधिक से अधिक करने की कोशिश करती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु हथियार किस प्रकार पृथ्वी अस्तित्व के लिए खतरा है? आप सभी को पता है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब पर्यावरण का अटैक हुआ, तो किस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी ने दिखाया कि यहाँ पर जो है एक तो मानव जीवन के लिए खतरा है, प्राकृतिक संसाधन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। साथ ही साथ जो परमाणु हथियार है वहाँ पर भविष्य में भी कोई कृषि या अन्य चीजें नहीं हो पाती। इन सभी मद्देनजर को बात को देखते हुए हमने कि जो ये परमाणु हथियार है ये मनुष्य के लिए खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, भूमंडलीकरण से संबंधित वर्तमान बहस कौन कौन सी है? तो आपको ये बताना है कि भूमंडलीकरण हमारे लिए अच्छा क्यों है और अच्छा क्यों नहीं है। हम एनवायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव में भी बता सकते हैं कि भूमंडलीकरण हम कहें तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे विकसित देशों को ही अधिक लाभ मिला है कंपेयर टू विकासशील। विकसित देशों को एक ऐसा लाइसेंस मिल जाता है कि वो अपनी अधिक से अधिक लुभावनी चीज़ या फिर महंगी चीज़, टेक्निकल से बनी हुई चीज़ें वो दूसरे देशों में बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमा लेती है। और साथ ही साथ क्योंकि इनको वहाँ पर सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं, तो उनसे वो सस्ता काम भी करा लेते हैं। हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण देखो, आपके मैंने वीडियो बना भी रखी है भूमंडलीकरण की, एक आर्थिक आयाम की और एक आपके राजनीतिक आयाम की, दोनों पे लाख-लाख प्लस व्यूज़ हैं, लाख से ज़्यादा मैंने देखा है। आप उन वीडियोज़ को जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा भूमंडलीकरण से बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, तो बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको पक्का करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। जैसे मैं जिन-जिन क्वेश्चन के आगे इम्पोर्टेंट तो पता ही चल रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के खतरे को समझाइए। जैव विविधता यानी मैंने आपको ऊपर ही बताया, इसकी एक सेपरेट वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में पाए जाने वाला आनुवांशिक भिन्नता। जैसे आप भी ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन, लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हमारा एक दूसरे से चेहरा अलग है। तो ठीक है, 2 भाइयों का चेहरा भी एक जैसा हो सकता है, 2 भाइयों का एक जैसा ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, 2 भाइयों के लेकिन डीएनए अलग होते हैं। वो डीएनए ही उसका क्या है, जो आनुवांशिक भिन्नता उसकी डीएनए से है। तो आनुवांशिक बेसिकली उनके माता-पिता एक ही है, लेकिन उनके डीएनए में भी हम देखेंगे भिन्नता नज़र आएगी हमको। जहाँ तक माता-पिता से गुणसूत्र मिले हैं, तो वो उसमें समानता होगी, लेकिन हम ये देखें तो उनके डीएनए में आपस में भी अंतर होता है। अंतर क्यों होता है? तो आप देखिए कि हमारी जो जैव विविधता है, इससे यही चीज़ डिपेंड करती है कि जीवों में जो बायोलॉजिकल डिफरेंस पाया जाता है, आनुवांशिक भिन्नता, इसके कारण एक मनुष्य अलग होता है। तो ये आनुवांशिक भिन्नता कहलाती है। इसका संरक्षण में भारत सरकार की क्या भूमिका है? बहुत सारे काम कर रही है। भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे रिलेटेड कानून बना दिए हैं। भारत सरकार ने बहुत जगह पर फॉरेस्ट रिज़र्व कर दिया है। भारत सर नेशनल पार्क्स बना दिए भारत सरकार, वाइल्ड लाइफ एक्ट्स बना दिए, जिसके तहत इनकी सुरक्षा बढ़ावा मिल रहा है। तो फिर से क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था फर्स्ट बताया था कि पर्यावरण भूमंडलीकरण से कैसे प्रभावित हो रहा है, या भूमंडलीकरण कैसे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आप लोगों को ये बताया मैंने, और अब तक तो इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या, और इस पे आपको एक लघु टिप्पणी करनी है, यानी छोटा-सा आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि हमारे भूमंडलीकरण ने हमारी जो कंपनीज़ है, एमएनसीज़ वगैरह कंपनी है, जो एक देश से दूसरे देश में जा रही है, तो उस पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। एमएनसीज़ वाली वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने देखा तो ये वीडियो भी आपको इसको भी देख लीजिए।
ने सेपरेटली इसमें बता रखा है। अगला क्वेश्चन है व्यापार और पर्यावरण के संबंधों की गैट का मतलब जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, आपको बता इस संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो व्यापार और पर्यावरण में इसे क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा के जवाब में भाई खाद्य सुरक्षा यानी जैव विविधता की, जैव विविधता के लिए हमें आर्थिक सुधार क्या क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी जिसमें देखो आपको पता है कि जैव विविधता हमारे पास ज्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। ये बायोडाइवर्सिटी पेड़ों में भी पाई जाती है, मनुष्य के पास में फूड, दवाइयाँ या ऐसी वो सब चीजें जो हम जंतु से प्राप्त करते हैं और हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें नीतियों को सुधारा इसलिए जाना चाहिए ताकि उसका अत्यधिक अधिक से अधिक उपयोग कर सके, ताकि आने वाले टाइम पे वो क्या ना हो, में कमी बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त उदाहरण से हमें ये बताना है कि पर्यावरण से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता क्यों हो रही है। भाई बहुत सारे कारण है, देखो वाटर लेवल, जल स्तर बढ़ रहा है, जल स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसके अलावा पेयजल की समस्या हो रही है, बहुत सारी बीमारियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ रही, चाहे कोरोना वायरस को आप देख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बहुत सारी कंसर्न है, जैसे ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन बढ़ रहा है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा वेदर, मानसून, मौसम है, जो इस पूरे पे प्रभाव पड़ रहा है। ओजोन परत में छिद्र होने के कारण जो जमीन है उर्वरा क्षमता बढ़ रही है, स्किन कैंसर, ऐसी बहुत सारी डिजीज हो रही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप लिखना चाहो तो लिख। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम में जुड़ चुके हैं आप जैसे ही, और वहाँ पर आप सभी अपने जो भी क्वेरी है, डाउट, अधिक से अधिक मित्रों तक हमारी वीडियोस को वीडियो में। जय हिंद, जय